हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में अच्छे से समझते हैं। एक वीडियो में मैंने खैर ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया है, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार से और उसके बारे में और अच्छे से समझेंगे कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोनॉमी है क्या। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है कि वो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल, सब ग्रहों के बारे में जो बताता है वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी तो एक हिसाब से सही है, क्योंकि वो हमें ग्रहों की स्थिति के बारे में, उनका वेग, कोण, ये सभी चीज़ें बताता है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है ये मानव जीवन के बारे में फिर बताने लगता है। तो यही सब हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या है ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ें यूज होती हैं उसको हम कुछ समझ लेते हैं। उसका पहला नाम है जो नक्षत्र। आखिर नक्षत्र क्या होते हैं? तो नक्षत्र असल में आकाश के 27 हिस्से हैं। मतलब जो ज्योतिषियों ने किया था, ज्योतिषियों ने ये आकाश जो 360 डिग्री घूमा हुआ है चारों तरफ, उसको 27 टुकड़ों में बांट दिया, तो उसी को ही नक्षत्र कहते हैं। और इसे 27 टुकड़ों में बांटा है, तो हर भाग जो है वो 23 डिग्री और 20 मिनट का होता है। हर भाग को एक नक्षत्र कहते हैं। जैसे मतलब अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ऐसे ही कुल 27 नक्षत्र हैं। ये असल में तारों के समूह हैं, स्टार ऑफ क्लस्टर, जिनके पास चंद्रमा रोज घूमता रहता है। उसके बाद फिर नक्षत्र कैसे तय होता है, मतलब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका आखिर नक्षत्र कैसे तय होता है? तो उसमें क्या देखा जाता है, उस समय चंद्रमा आकाश में जिस नक्षत्र में होगा, मतलब चंद्र ग्रह जो चंद्रमा है वो जिस भी नक्षत्र में होगा आकाश में, नक्षत्र तो 360 डिग्री घूमा है, जो उसी को 27 पार्ट में बांट दिया गया है आकाश को, तो उसी को ही नक्षत्र कहते हैं। तो चंद्रमा जिस जगह पर होगा वो उसका, उस बच्चे का, जिसने जिस समय जन्म लिया है, उस समय चंद्रमा जिस भी आकाश में, उस 27 पार्ट में से किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो फिर वो बच्चे का नक्षत्र होता है। मतलब चंद्रमा सबसे मेन होता है, और वही जो है व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज़ चलता है, लगभग 27 दिन में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देता है, इसलिए हर दिन वह एक नए नक्षत्र में चला जाता है। और राशि क्या होती है? राशि भी आकाश के ही हिस्से हैं, लेकिन देखो कुल 12 राशियाँ होती हैं, हर राशि 30 डिग्री की होती है। इसका मतलब वो भी आकाश को जब 12 भागों में बांटा गया तब वो राशि बन गई, समझ लो। 30 डिग्री पर बांटेंगे तो 12 3 36 360 डिग्री हो जाएगी। जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। तो इसका मतलब क्या है? 27 नक्षत्र बराबर 12 राशियाँ। मतलब वही आकाश को अगर 27 भागों में बांट दिया गया तो वो नक्षत्र है, और 12 भागों में बांटा गया तो वो राशियाँ हैं। एक राशि में लगभग 2 से 3 नक्षत्र आ जाते हैं। उदाहरण जैसे मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका का कुछ भाग आ जाता है। तो यही सब चीज़ें मतलब होती है। राशि जो है वो सूर्य चंद्र की स्थिति होती है, और नक्षत्र जो है खासकर चंद्रमा की स्थिति होती है। और ग्रह क्या है? तो ज्योतिष में 9 ग्रह मुख्य माने गए हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जो ये राहु केतु ग्रह है, ये जब सोलर एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसी समय पर जब सूर्य का या चंद्र का पूरा भाग जब पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता, तो उसी को राहु या केतु कहते हैं। अरुण वरुण ग्रह को कुछ लोग यहाँ पर समझते हैं राहु केतु है, तो वो गलत समझते हैं। वो सोलर एक्लिप्स के समय पर जो घटनाएं होती हैं वो राहु केतु हैं। ये ग्रह लगातार आकाश में घूमते रहते हैं और अलग अलग राशियों में प्रवेश करते रहते हैं, अलग अलग नक्षत्रों से गुजरते हैं। हर ग्रह की अपनी ऊर्जा या प्रकृति मानी जाती है। जैसे मंगल ग्रह जो है वो ऊर्जा, साहस, और शुक्र जो है वो प्रेम, सुंदरता, शनि जो है कर्म और अनुशासन। अब जैसे जन्म के समय कौन सा ग्रह किस राशि और नक्षत्र में है, इससे कुंडली बनती है। जो कुंडली बनाई जाती है वो यही है कि जन्म के समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र या किस राशि में है। मान लो किसी बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है और वह वृषभ राशि में आता है, तो उसका नक्षत्र रोहिणी होगा और उसकी राशि वृषभ होगी। असल में ये जो है या एक वैज्ञानिक मान्यता, असल में यह वैज्ञानिक है या मान्यता, इसको अगर देखें तो 2 तरह से देख सकते हैं। देखो खगोल विज्ञान जो है, एस्ट्रोनॉमी जिसकी बात मैंने की, वो नक्षत्र, तारों के समूह, राशि, आकाश के हिस्से या पूरी तरह गणित और ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो एस्ट्रोनॉमी तो ठीक है, लेकिन ज्योतिष जो है ग्रहों के प्रभाव से जीवन पर असर पड़ता है या एक परंपरागत विश्वास प्रणाली में आ जाता है, जिससे मतलब कुछ लोग इसको गलत तरह से भी समझते हैं। लेकिन आखिर एस्ट्रोलॉजी रियल क्या होती है उसको हम आगे समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब कोई ग्रह फिर से उसी नक्षत्र में आता है जहाँ वह जन्म के समय था, तो उसे गोचर कहते हैं, ट्रांजिट का प्रभाव। यह असर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि तुम उसी नक्षत्र में पैदा हुए हो। मतलब ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है, वो ग्रह एक स्थिति में थे, तो वो फिर जब उसी स्थिति में आएगा तो उसको गोचर कहते हैं। और तो जो 3 चीज़ें मिलकर प्रभाव देती हैं, वो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, जिसको कुंडली कहते हैं, अभी ग्रह कहाँ घूम रहे हैं, जिसको गोचर कहते हैं, और ग्रहों के बीच संबंध, दृष्टि या योग, जिसको कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा असर जो होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो चंद्रमा का होता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे पास है और तुम्हारा मन और भावना उससे जुड़ी होती है। इसलिए जन्म नक्षत्र का
चंद्रमा का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब जन्म नक्षत्र जो है वो चंद्रमा को ही माना जाता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही जन्म नक्षत्र होगा। जब वही नक्षत्र फिर आता है तो क्या होता है, हर महीने में जैसे चंद्रमा 27 दिन में पूरा चक्कर लगाता है, तो हर महीने में चंद्रमा फिर तुम्हारे जन्म नक्षत्र में आता है। इसे चंद्र गोचर कहते हैं। मन थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, कभी 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 अच्छा और कभी भारी, डिपेंड्स ऑन, और मतलब बाकी जो ग्रह होंगे शुक्र, बृहस्पति, शनि, इन सब पर डिपेंड करता है कि जब चंद्रमा फिर से तुम्हारे उसी गोचर में आएगा, मतलब फिर से उसी जन्म नक्षत्र में आएगा, तो थोड़ा जो है इफेक्ट हो सकता है पड़े। और बड़े ग्रह का असर जो है जैसे शनि या गुरु, ये धीरे चलते हैं। अगर ये तुम्हारे जन्म नक्षत्र या चंद्र राशि पर आते हैं तब बड़ा असर माना जाता है। जैसे मान लो तुम रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए, अब कई साल बाद शनि रोहिणी में आता है। जीवन में जिम्मेदारी, दबाव, बदलाव आ सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यहाँ पर कि ये जो है 100% पक्का नियम नहीं है, यह एक इंटरप्रिटेशन सिस्टम है। हर इंसान की कुंडली अलग होती है, सिर्फ एक नक्षत्र से सब तय नहीं होता। जब ग्रह फिर उसी जगह आते हैं जहाँ जन्म के समय थे तो कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह नहीं कि हर बार वही इफेक्ट होगा जो जन्म के समय था। मतलब हर बार एक ही जैसा इफेक्ट नहीं होगा। ये बातें यहाँ पर ध्यान देनी है। अब जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसी की कुंडली कैसे देखी जाती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली इस तरह है, जैसे चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में है, सूर्य मेष राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, गुरु कर्क राशि में, शनि मकर राशि में है, बुध मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ज्योतिष में सबसे पहले चंद्रमा देखा जाता है, क्योंकि यह मन, भावना, सोच से जुड़ा होता है और यही नक्षत्र तय करता है। यहाँ चंद्र जो है वृषभ राशि है और नक्षत्र रोहिणी है, मतलब इस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। इसका बेसिक स्वभाव, रोहिणी नक्षत्र क्या होता है कि आकर्षण, सुंदरता, क्रिएटिविटी, आराम, पसंद, भावुक, ये सभी चीज़ें। और वृषभ राशि में तो वृषभ राशि का मतलब क्या है, स्थिर होगा, जिद्दी होगा, प्रैक्टिकल होगा और भौतिक चीज़ों की ओर झुकाव होगा। तो कंबाइन करके अगर देखें, यह व्यक्ति इमोशनली स्टेबल लेकिन अंदर से सेंसिटिव होगा, कंफर्ट और स्टेबिलिटी पसंद करेगा। अब गोचर समझो, जैसे केस एक, हर महीने चंद्रमा वापस आए, जैसे हर 27 दिन में चंद्र फिर रोहिणी में आएगा। असर उस दिन मन ज़्यादा एक्टिव होगा, पुरानी फीलिंग या यादें आ सकती है, लेकिन यह छोटा इफेक्ट है। शनि रोहिणी में आ जाए, अब असली गेम यहाँ है। मान लो कई साल बाद शनि वृषभ राशि रोहिणी में आ गया, तब मेंटल प्रेशर, जिम्मेदारी बढ़ना, लाइफ में डिले या स्ट्रगल, क्योंकि शनि डिसिप्लिन प्लस कर्म प्लस डिले, और वह तुम्हारे जन्म चंद्र पर बैठ गया है। और गुरु रोहिणी में आए तो असर ग्रोथ, नॉलेज, अच्छे मौके, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन प्लस विजडम से होता है। तो मतलब यही चीज़ यहाँ पर देखा जाता है। सिर्फ ग्रह आ गया इसी से काम नहीं चलता, वह ग्रह स्ट्रॉन्ग है या वीक ये भी देखा जाता है, किस घर में है वो भी देखा जाता है, बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं वो भी देखा जाता है, और दशा टाइम पीरियड क्या चल रहा है ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर मतलब इतनी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये भी हम बता दें कि ये सिस्टम एक पैटर्न रीडिंग है, यह 100% गारंटी नहीं देता। यह बताता है किस तरह के एक्सपीरियंस आ सकते हैं, यह नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा। मतलब इस बात पर ध्यान देना है कि एग्जैक्टली नहीं बताता, बस सिर्फ क्या पैटर्न आ सकते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। खैर पहले ये सभी चीज़ें हम समझ लें। तो यहाँ पर राशि और घर क्या होते हैं उसको अगर हम देखें तो ऐसे आकाश के 12 हिस्से ये हमेशा वही रहते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, ये राशि आकाश का मैप है। जो घर होते हैं, जो घर की बात हमने की, घर या भाव क्या है, तो घर उस समय बनते हैं जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है। उस समय पृथ्वी घूम रही है, जिस दिशा में जन्म हुआ उसके हिसाब से 12 हिस्से बनते हैं। इन्हें फर्स्ट हाउस मतलब लग्न, और सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, कुल मिलाकर 12 हाउस। मतलब घर तुम्हारी लाइफ के अलग अलग क्षेत्र, जो ये ज्योतिष घर देखते हैं तुम्हारी लाइफ के अलग अलग क्षेत्र हैं। मतलब राशि क्या है, आकाश का स्थिर हिस्सा, और घर तुम्हारे जीवन का क्षेत्र। आसान भाषा से यदि समझे तो तुम्हारा लग्न यदि मेष है, फर्स्ट हाउस मतलब मेष, सेकंड हाउस वृषभ, थर्ड हाउस मिथुन, आगे चलता रहेगा। लेकिन किसी और का लग्न कर्क हो सकता है, फर्स्ट हाउस कर्क, सेकंड हाउस सिंह, इसलिए घर बदलते रहते हैं, राशियाँ नहीं। अब यहाँ पर जो है ये जो होता है ये घर है यहाँ पर। अब अगर हम और इसको अच्छे से समझें तो नक्षत्र और भी माइक्रो लेवल है। यह बताता है ग्रह की अंदरूनी नेचर कैसी है। जैसे शनि रोहिणी में है तो अलग इफेक्ट, शनि मृग शीर्ष में है तो अलग नॉन्स, तो वही चीज़ें यहाँ पर। अब इसके बाद हम अगर समझें तो जैसे कुछ चीज़ें हैं अभी, तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं कि जैसे राशि जो है वो स्काई का पार्ट है, आकाश का पार्ट, और घर जो है वो लाइफ का पार्ट है। मतलब जैसे अगर एक किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसका जो फर्स्ट हाउस है वो कर्क राशि में है तो उसका लाइन से फिर चलेगा, सेकंड सिंह हो जाएगा, थर्ड जो है कन्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे 12 राशियाँ मतलब चलती रहेंगी। उसके बाद यहाँ एक बात और समझ लें कि लग्न फिर क्या होता है। अगर राशि और नक्षत्र और घर ये सभी चीज़ें हैं तो लग्न क्या है, जो फर्स्ट लग्न मतलब फर्स्ट हाउस कह रहे हैं तो उसको समझें। लग्न लग्न जो है जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है वही लग्न कहलाती है। जैसे पृथ्वी घूम रही है और आकाश में 12 राशियाँ हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है अलग अलग राशियाँ पूर्व दिशा में उगती रहती हैं। जिस समय तुम पैदा हुए उस समय जो राशि उग रही है थी वही तुम्हारा लग्न है।
और हर 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूमती है। 12 राशियाँ, हर राशि 2 घंटे में जन्म का एग्जैक्ट समय इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। लग्न से घर कैसे बनते हैं? जैसे लग्न बराबर पहला घर, मतलब जहाँ लग्न होगा वही पहला घर, उसके बाद सेकंड अगली राशि, थर्ड अगली राशि, ऐसे 12 घर फिर बन जाते हैं। तो ये जो है लग्न जो है उस समय पूर्व दिशा में स्थित राशि। जैसे कुछ लोग कहेंगे फिर कि पृथ्वी घूम रही है, इसको कैसे पता होगा आखिर किसी को? तो ये जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आकाश तारे लगभग स्थिर हैं, लेकिन हमें लगता है कि सूरज उग रहा है, तारे घूम रहे हैं। यह सिर्फ देखने वाले इफेक्ट है। जैसे आकाश के फिक्स हिस्से हैं वो अपनी जगह से हिलती नहीं हैं, राशियाँ नहीं बदलती, हमारा पोजीशन बदलता है। जब हम कहते हैं अभी मेष लग्न है, अब वृषभ लग्न हो गया, तो इसका मतलब यानी कि राशियाँ घूम गई। इसका मतलब है पृथ्वी के घूमने के कारण हमारी पूर्व दिशा में अलग राशि दिखाई दे रही है, मतलब हमारा ग्रह घूम रहा है। आकाश का जो ये हिस्सा बांटा गया है वो स्थिर ही है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें खैर हमने देखी, तो इसी हिसाब से वो जो है ग्रहों की स्थिति देखते थे, लोगों का नक्षत्र देखते थे प्राचीन ऋषि। तो प्राचीन लोगों के पास जैसे एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जब आकाश इतना दूर है और बदलता हुआ दिखता भी नहीं, तो प्राचीन ज्योतिषी खगोलविदों ने 12 राशियाँ उनकी स्थिति कैसे तय की? तो इसको अगर हम समझें तो प्राचीन लोगों के पास टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन वे रोज़ आसमान को ध्यान से देखते थे। सालों साल पीढ़ियों तक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने नोट किया कुछ तारे हमेशा एक ही पैटर्न में रहते हैं, लेकिन ये पूरे समूह धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते दिखते हैं। यानी पैटर्न सेम रहता है, पोजीशन बदलती है। तारों के ग्रुप को जोड़कर शेप बनाई उन्होंने, जैसे मेष भेड़ जैसा, वृषभ बैल जैसा, इन पैटर्न को नाम दिया। यही आगे चलकर राशियाँ बनी। सबसे बड़ा क्लू यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। सूरज हर दिन थोड़ा थोड़ा अलग जगह से उगता है और साल भर में सूरज एक फिक्स्ड रास्ते पर चलता है। इस रास्तों को उन्होंने एक्लिप्टिक कहा, मतलब सूर्यपथ। और 300 उन्होंने पूरे गोल आकाश को 360 डिग्री माना गणित से। सूर्य एक साल में 365 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। इसे 12 राशियों में बांट दिया, हर हिस्सा 30 डिग्री गया। यही 12 हिस्से 12 राशियाँ बनी। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने मतलब उकरा। और अब इस सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने रेफरेंस लिया, जैसे स्थिर तारे, कुछ ब्राइट तारे को मार्कर बनाया, जैसे इस तारे के पास वाला हिस्सा मेष, उसके आगे वाला वृषभ। आकाश में इमेजिनरी लाइन खींच दी, लेकिन रेफरेंस रियल स्टार। पृथ्वी घूमती है इसलिए हमें लगता है कि अलग अलग तारे राशियाँ उग रही हैं और डूब रही हैं। उन्होंने यह ऑब्जर्व किया, हर 24 घंटे में पूरा आकाश घूम जाता है, हर साल वही पैटर्न रिपीट होता है। उन्होंने 3 चीज़ों को कंबाइन किया, ऑब्जर्वेशन नंगी आँख से, ज्योमेट्री कोड 360 डिग्री, और टाइम ट्रैकिंग दिन महीना साल। इससे राशियों की पोजीशन, सूरज चंद्रमा की चाल सब कैलकुलेट कर लिया। मान लो आकाश एक बड़ा क्लॉक है, तारे फिक्स्ड नंबर हैं 1 से 12 तक। पृथ्वी क्लॉक की सुई जैसे सुई घूमती है, अलग अलग नंबर सामने आते हैं, वैसे ही अलग अलग राशियाँ होती है। तो यहाँ पर वही बातें। तो जो है ज्योतिष और खगोल विज्ञान क्या है, इसको हमने बताया कि आकाश, तो ज्योतिष जो है वो या सब जो बताया, या खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी है, ये ऑब्जर्वेशन और प्लस गणित। और अगर वही मानव के जीवन पर अप्लाई हो तो वो जो है एस्ट्रोलॉजी बन जाती है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें खैर हमने समझा। तो पहले के लोग जो थे ये अनुमान लगाते थे, ऐसे पता करते थे इतने तरीक़ों से, बहुत दिनों का ऑब्जर्वेशन था। तो आज हमारे पास क्या है, टेलीस्कोप है, सैटेलाइट है, स्पेस रिसर्च है, इससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता होती है, ग्रह कहाँ है, कितने डिग्री पर हैं। और कुछ मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, उनके द्वारा पता। और ग्रहों की चाल फिक्स नियमों से चलती है। पृथ्वी 365 दिन, चंद्रमा 27 दिन, शनि 29 साल। इनकी गणित को फार्मूला में डाल दिया, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आज किस समय कौन सा ग्रह किस डिग्री पर है। मतलब आज के लोग इन तरीक़ों से मतलब ये सभी चीज़ें जानते हैं। पहले के लोग आसमान देखकर तारों की पोजीशन नोट करके सालों तक रिकॉर्ड रखते थे। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे अगर पूरा आकाश 360 में बटा है, हर राशि 30 डिग्री पर आती है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक मेष राशि, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक वृषभ राशि, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक मिथुन राशि। अब मान लो मंगल ग्रह पर 75 डिग्री पर है मंगल ग्रह, तो 60 से 90 के बीच आता है, इसलिए मिथुन राशि में होगा। ऐसे मतलब राशि जो है निकाली जाती है। और नक्षत्र कैसे पता चलता है, 360 को 27 भागों में बांटा गया, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट। अब ग्रह किस डिग्री में है उसी हिसाब से नक्षत्र निकल जाता है। जैसे ग्रह घूमकर दूसरी राशि में गया, ऐसा नहीं है कि हम आँख से देखते हैं, बल्कि हम कैलकुलेट करते हैं ग्रह अब किस डिग्री पर पहुंच गया और वही डिग्री किस राशि के अंतर्गत आती है। आज गुरु है, मान लो 29 डिग्री मेष में है, और कल वह 31 डिग्री हो गया, अब 30 डिग्री क्रॉस कर गया, तो वह मेष से निकलकर वृषभ राशि में चला गया। ज्योतिषी क्या करते हैं, ज्योतिषी सॉफ्टवेयर या पंचांग देखते हैं। आजकल के जो ज्योतिषी हैं उनके पास पंचांग होता है पहले से, उसमें ग्रह की डिग्री, राशि, नक्षत्र, उसी से इंटरप्रिटेशन करते हैं आजकल के लोग। तो ये सभी चीज़ें ऐसे ज्योतिष जो है पता करते हैं। तो यहाँ पर एक बात और हम समझ लें कि जो लग्न होता है, हमने कहा वो जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उग रही है वही लग्न है। उसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, या सिर्फ एक पॉइंट है। कुंडली क्या है, कुंडली जो है बर्थ चार्ट है, पूरा नक्शा, जैसे 12 घर, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, नक्षत्र, यानी जन्म के समय आकाश की पूरी स्थिति का डायग्राम। लग्न सिर्फ शुरुआत है कि कहाँ से शुरू होगा आपका, और जो कुंडली है वो पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये बातें यहाँ पर लग्न और इसके लिए है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि लग्न क्या है, कुंडली क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है और राशि क्या है, ये सभी चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे कैसे मतलब देखा जाता है। तो अब यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें जो ग्रहों की स्थिति है, जो ये सभी चीज़ें देखी जाती है, ये सभी आ जाती है हमारे एस्ट्रोनॉमी के अंदर। तो एस्ट्रोनॉमी तो ठीक है, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी ठीक है कि जो मानव जीवन पर इफ़ेक्ट करता है, क्या वो सच में करता है? तो इसको हम अगर रियलिटी समझें तो इससे लोग भविष्य अपना मतलब देखते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है आगे, ये सभी चीज़ें। तो इसको हम क्लियरली बताएं अगर, तो एस्ट्रोनॉमी जो है वो तो ठीक है, वो साइंस है समझ लो एक हिसाब से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो मानव जीवन पर इफ़ेक्ट कैसा पड़ेगा ये बताता है, वो बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन किसी की शादी कब होगी, किसी को क्या हुआ है या कैसे उसकी बीमारियों का दूर होगा, उसका दुख कैसा दूर होगा, ये सभी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बताएगी। मतलब ये सभी चीज़ें करेक्ट थोड़ी है, किसी पर्सनल की थोड़े ये सभी चीज़ें मतलब इफ़ेक्ट करती हैं अगर हम देखें तो। और यही चीज़ जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ हुआ, यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी को गलत कर दिया, इसीलिए इसको सूडो साइंस कहने लगे लोग, क्योंकि ये वैसे है ही, किसी पर्सनल को कैसे कोई इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे अगर मान लो किसी बंदे का जन्म किसी खास नक्षत्र में हुआ, उसकी कोई खास राशि होगी जो कि हमने समझा, तो अब चंद्रमा जो है वो 27 दिन बाद घूम के फिर उस नक्षत्र में आता है, तो उस जो है वो पूरा जीवन को प्रभावित करता है। अगर चंद्रमा पर कुछ हलचलें होती है तो पूरे पृथ्वी पर वो हलचल होती है, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं। और एक बात यहाँ और समझ लेनी है कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण की बात करते हो तो गुरुत्वाकर्षण, आपके बगल खड़ा हुआ इंसान उस ग्रह से ज़्यादा आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण लगाता है, जो कि वहाँ शुक्र है, वहाँ बुध है। आपके बगल से जो गाड़ी गुजर जाती है वो भी उस ग्रह से ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण लगाती है। तो वही बात है, किसी पर्सनल मनुष्य को कोई ग्रह नहीं इफ़ेक्ट करता। और यही चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के साथ गलत हो गई कि लोगों ने उसका पर्सनल मनुष्य से वो निकाल लिया कि इसका इस नक्षत्र में जन्म हो रहा है, तो अब जब ग्रह इस नक्षत्र में फिर से आएगा तो ये होगा उसके साथ। मतलब चंद्रमा की स्थिति देखकर ही तो नक्षत्र निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों ने मतलब उसका वो निकालते चले गए। तो कुछ हद तक ये ठीक है। इसका मतलब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से आप ये समझ सकते हो कि जो भगवान कृष्ण ने कहा भी है गीता में कि ये सब प्रकृति के द्वारा अपने आप सभी कर्म होते हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ, तुम कुछ नहीं करते, सब अपने आप ही होता है। ये चीज़ हम मान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि ग्रहों पर अगर कुछ हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, लेकिन किसी पर्सनल को पर इंसान को ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, उसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भविष्य क्या है, भविष्य क्यों तय किया जा रहा है, भविष्य क्या होता है? किसी का भविष्य लिख कर कहीं रखा नहीं गया है। जो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आपका भविष्य पहले से ही लिख दिया गया है, आपके साथ ये होगा, आप चाहे कुछ भी करो। आपको कोई कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं उनको मरना था तो वो मर गए। अरे ये सब कुछ नहीं, कहीं कुछ लिख कर नहीं रखा गया है। ये सब इसी सब गलतफ़हमी में तो लोग जीते हैं, कहीं कुछ लिख कर नहीं रखा गया है। इस बात को यहाँ समझना है। जैसे क्या होता है इन सब का मतलब, इन सब का रियल मतलब होता है कि ये ग्रह तो आप पर इफ़ेक्ट डालते हैं, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी यही बताते हैं। अब पर्सनल मनुष्य को नहीं बताते वो। तो ग्रह का तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जब उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर, और हमारा शरीर है तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका माहौल का पड़ता है, जो कि हम बार-बार बात करें, माहौल, प्रकृति, परिस्थिति का इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जैसे कोई मान लो बीमार नहीं है, अगर आप उसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ गंदी हवाएँ हैं, जहाँ जिस हवा में NH3 ज़्यादा है या CO2 ज़्यादा है, इन सब हवाओं में अगर उसको रखोगे तो वो बीमार हो जाएगा। मतलब माहौल बदला नहीं कि उसके शरीर में वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया, या फिर आपको उस व्यक्ति को उस माहौल के अनुसार ढलना पड़ेगा। अगर कोई किसी माहौल में जाकर, अगर वो अलग माहौल में है और अलग माहौल में जाकर रह रहा है, अलग परिस्थिति है, अलग प्रकृति है, तो उसको अनकम्फर्टेबल फ़ील होगा वहाँ पर। जैसे प्रकृति में मौसम बदलता है तो लोगों को ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, तो ये सभी चीज़ें। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि भविष्य किसी का तय है। अगर आज आप यहाँ पर हो तो आपकी प्रवृत्ति इस अनुसार हो गई है। अगर आप जहरीली हवाओं में रहने चले जाओगे तो आपका जीने का समय कम हो जाएगा, क्योंकि आपके सेल्स जो हैं डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। आप गलत चीज़ें खाओ पियोगे तो आपके सेल्स डैमेज होंगे, तो आप कम जियोगे। तो ये माहौल पर डिपेंड है, ये परिस्थिति पर डिपेंड है, आप क्या खाते पीते हो, आप क्या करते हो, इन सब पर डिपेंड है। माहौल का मतलब प्रकृति। तो किसी का भविष्य लिख कर नहीं रख दिया गया है कि अगर किसी का भविष्य लिख कर रख दिया गया है कि वो और कोई एस्ट्रोलॉजर देख कर बता रहा है आपका भविष्य कितने दिन में आपको ये होगा वो होगा, ये सब बकवास की बात है। किसी का भविष्य कुछ नहीं लिखा गया है और ना कोई एस्ट्रोलॉजर आपका करेक्ट कुछ बता सकता है। वो सभी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पर चलती हैं, सब संभावना पर चलती हैं, और किसी पर्सनल मनुष्य को एस्ट्रोलॉजी नहीं मतलब इफ़ेक्ट करती। यही बात तो यहाँ समझना है कि एस्ट्रोलॉजी जो है पूरे जीवन को प्रभावित करती है। अगर कहीं कुछ ग्रह पर कुछ हो रहा है, जैसे ग्रह किस किस रूप में प्रभावित करते हैं,
पहला नंबर तो गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है। दूसरा नंबर उसके जो कुछ लोग कहते हैं ध्वनि प्रभावित करती है। ध्वनि प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि जो अंतरिक्ष है हमारा, स्पेस जो है वो निर्वात है और वहाँ से कोई ध्वनि नहीं आएगी यहाँ पृथ्वी पर। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। उसके बाद फिर गैस, कुछ लोग कहते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, रेडिएशन प्रभावित करता है। तो रेडिएशन, सूर्य जितना रेडिएशन किसी के पास नहीं है, तो सूर्य ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और एक मतलब ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करती हैं ग्रह की। तो यही सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर पृथ्वी पर प्रभावित कर रही हैं तो वो पूरे जीवन पर प्रभावित कर रही हैं। पृथ्वी के हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु, हर एक पशु, पेड़ पौधे, सबको प्रभावित कर रही हैं। तो अगर तुम कहो कि उस ग्रह पर की स्थिति की वजह से मुझे कुछ हो रहा है, तो ये गलत कह रहे हो, क्योंकि उससे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे बगल का इंसान तुम पर लगा रहा है। तुम्हारे बगल की गाड़ी जो आती जाती रहती हैं वो सब लगा रही हैं। और अगर कहोगे कि ध्वनि तो आ ही नहीं सकती किसी ग्रह की, क्योंकि निर्वात है वहाँ पर। अगर कहोगे रेडिएशन, तो उससे ज़्यादा रेडिएशन तो तुम्हारे आजकल के गाड़ी से निकल रहा है, वो सब प्रभावित करेंगे। तो ये सब फालतू की बकवास की बातें हैं। वो पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, ये बात समझना। किसी पर्सनल मनुष्य को नहीं वो प्रभावित करता एस्ट्रोलॉजी। और यही की वजह से एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस बनकर रह गई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से लोगों ने मतलब निकाल लिया कि वो पर्सनल को इफेक्ट करता है। जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो। एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल आप इसीलिए कर सकते हो कि ये सभी चीज़ें जो हैं खुद ही हो रही हैं सब। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। प्रकृति में कुछ होगा, सूर्य पर कुछ होगा, सूर्य का इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा बिना हमारे जाने। चंद्रमा पर कुछ होगा तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा बिना हमारे जाने। मतलब हमारा शरीर स्वतंत्र नहीं है, वो परिस्थितियों पर डिपेंड है। जैसे नेचर चाह रहा है वैसे ही हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर समझनी है। और एस्ट्रोलॉजी किसी पर्सनल मनुष्य को नहीं इफ़ेक्ट करता। एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़ी साइंस है। और वही ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पर अगर आप आओगे और पर्सनल को इफ़ेक्ट कराओगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक ही समय पर जन्मे बच्चे में कुछ भी नहीं सेम रहता। सेम कब होगा? जब उनको सेम माहौल मिले, सेम वातावरण मिले, सेम परिस्थिति मिले, तो हो सकता है उनके जीने का जो तरीका है वो सही हो जाए। मतलब फिर उनके जीने का तरीका सेम हो जाए, एक ही परिस्थिति में रहें, एक ही माहौल में रहें, एक ही जैसा उनका सब कुछ हो। बिना माहौल का कुछ नहीं डिपेंड होगा। आपका शरीर भले ही इन सब पर डिपेंड है, लेकिन आपका मतलब पैदा होते समय, लेकिन आप अब जब आपका शरीर बढ़ रहा है, आगे बड़ा हो रहा है, तो उसमें कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। जैसे आप किस माहौल में पल रहे हैं, आप परिस्थिति कौन सी है, आपकी नेचर कैसा है वहाँ का, ये सभी चीज़ें देखकर शरीर आगे बढ़ता है। तो ये नहीं कि अब कोई ग्रह पर कुछ हो रहा है तो उसी के अनुसार आपका भविष्य पहले ही तय हो चुका है। भविष्य पहले नहीं लिखा जाता, भविष्य आप खुद ही अपना लिखते हो। जैसा कर्म करोगे, जैसा अपने शरीर को माहौल दोगे, वातावरण दोगे, वैसा ही भविष्य आपका बनता जाएगा। भविष्य किसी का पहले से नहीं तय होता। बस एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हम परिस्थितियों के गुलाम हैं, माहौल के गुलाम हैं, जो कि हम बार बार बात करते हैं। हम जिस माहौल, जिस परिस्थिति, जिस प्रकृति में रहेंगे, उसी अनुसार हमारा शरीर होता चला जाएगा। क्योंकि हम परिस्थिति, माहौल, प्रकृति के गुलाम हैं। हमारा शरीर उसी के अनुसार रहेगा। आज ठंड वाले माहौल में है, आज ठंड लग रही है, कल गर्मी वाले माहौल में होगा, कल गर्मी लगेगी। मतलब प्रकृति के गुलाम हैं हम, हमारा शरीर और मन। क्योंकि हम शरीर और मन हैं ही नहीं अगर रियलिटी से देखा जाए तो। इसलिए शरीर और मन ये सब प्रकृति बस ही है, जो कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये 3 गुणों से मोहित है। मतलब प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र पर हमने ये बातें समझी, वो आगे बस सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए उसको रखा था। बाकी रियल मतलब यही है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। बस, धन्यवाद।